सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। थोड़ा लेट हो गया नहीं? आवाज़ थोड़ा कम है क्या? आवाज़ नहीं आ रहा है? आवाज़ थोड़ा ठीक कर दे। सामने रखे हैं। हाँ, आवाज़ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हेलो, अभी ठीक है? आवाज़ आ रहा है सबको? ये बोर्ड तो लगता है काम करेगा ना उसके जैसा। वो है, रिमोट है। अच्छा, मंगवा लीजिए। साउंड खत्म नहीं है? इस बोर्ड में लगता है काम करेगा। 136 से होना है ना? स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा है? क्या होगा? उच्च वर्ग। देखिए, शिक्षा का योगदान हमारे संविधान में भी दिया गया है, संवैधानिक रूप से भी इसको प्रदान किया गया है। जैसे शिक्षा का अधिकार आपको दिखेगा आर्टिकल कितना में? 21 का एक क्या है? फंडामेंटल राइट, है ना। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार जो भाग 3 का विषय है, जिसमें आर्टिकल 25 से 35 तक की व्याख्या की गई है, जो ब्रिटेन में बना था, इसको अडेप्ट किया ब्रिटेन से यूएसए और यूएसए से अडॉप्ट किया भारत। उसमें शिक्षा का अधिकार की चर्चा है आर्टिकल 21 का ए में। इसके अलावा बात करेंगे आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45, जो डीपीएसपी का विषय है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक का, तो जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो भाग 4 में विषय है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की इसकी व्याख्या करता है। उसमें है आर्टिकल कितना? 45। फिर आपको मिलेगा आर्टिकल 51 का ए का 11वां पॉइंट। कैवा पॉइंट? जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लागू किया गया था और 2010 में इंप्लीमेंट हुआ था, है ना। मतलब 86वां संविधान संशोधन आया 2002 में और ये लागू हुआ पूर्ण रूप से 2010 में। तो ये 3 जगह पर आपके पास शिक्षा का अधिकार दिखता है, ठीक। इसके अलावे जब हम लोग बात करते हैं सूची का, तो हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची है। कैवी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितना है? कुल अनुसूचियों की संख्या 12। तो 12 में पारों का याद है? पहला वाला में संघ और दूसरा वाला में वेतन भत्ता और पेंशन, तीसरे वाले में शपथ, चौथे वाले में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5 में एसटी एससी के प्रशासन के बारे में, 6 में छठा याद रखना है, एटीएम में मनी नहीं है, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम के जनजातीय प्रशासन के बारे में चर्चा, 7वें में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें 3 प्रकार की सूची है। कितना? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, है ना। तो संघ सूची पे कुल विषय कितने? 100। राज सूची में कुल विषय कितने? 61। और समवर्ती सूची में कितने? 52। कुछ ऐसे विषय थे जो सिर्फ राज्य का विषय था, जो शिक्षा था, लेकिन उस विषय को समवर्ती सूची में ला दिया गया है। 5 विषय थे जिसको समवर्ती सूची में कन्वर्ट कर दिया गया। उसमें से एक कौन है? शिक्षा। यानी पहले के समय में ये जो शिक्षा था, ये किस विषय का था? राज्य सूची का विषय था। वर्तमान में शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो लिख लेना है, वर्तमान में ये क्वेश्चन पॉलिटी का बनेगा फिर वहां पर, तो लिख लेना है शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है। लेकिन यह पहले किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। ये भी याद रखना है, लिख लीजिएगा, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, परंतु अब इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अब इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अब इस शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। अब ये शिक्षा विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। हो गया?
देखिए यह प्रावधान लिखते चलिए, यह प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976, यह संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यह प्रावधान, ये जो प्रोसीड्यूर है, यह प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। नोट करके एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, समवर्ती सूची का विचार, समवर्ती सूची का विचार, धीरे बोले, अच्छा ठीक, देख लिए पहला पॉइंट उसमें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, हो गया नहीं हुआ? देख लीजिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, हो गया क्या? उसका लिखिए समवर्ती सूची का विचार, समवर्ती सूची का विचार, समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, डायरेक्ट लिखिए ना, उतना समझ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार कहां से? आगे बढ़े, क्या क्या, फिर से बोलिए जल्दी जल्दी। ये हम बोले कि 2086 में संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट बना वो बना 2002 में, लेकिन लागू जो कराया गया वो लागू किया 2010 में लागू होता, बनकर तैयार हो जाता। जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में बनकर तैयार, लेकिन लागू हुआ 93 में। 74वां संविधान संशोधन 92 में बनकर तैयार, लागू हुआ 94 में। तो वो लागू हुआ कब, उसके बारे में, जैसे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आज का थोड़े पहले से चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या किया गया है, पूरी रूप से लागू, बनकर तैयार होना, कानून बन गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है, वो चीज है। आगे बढ़े, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, हो गया। वर्तमान में शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं जिस पर कानून बना सकता है? 52, कितना? फिर क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया है, क्या दिक्कत है? अरे भाई ये अलग है, वो जो बता रहे हैं वो अलग है। आपको ये समझ में होना चाहिए कि ये हमने आर्टिकल के बारे में बताया। अच्छा कोई बात नहीं, इनका समस्या, इनका सॉल्यूशन करना मेरा कर्तव्य है। ये जो आपका है ये अनुच्छेद हमने बताया कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 का ए में शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में चर्चा है, चाहे वो 6 से 14 वर्ष तक के लिए हो या 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए हो। आर्टिकल 45 में है डीपीएसपी, यानी राज्य का नीति निदेशक तत्व जो राज्य को अधिकार प्रदान करता है, वो आर्टिकल हमारे 45 में है। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट में दावा कर सकते हैं, साफ सुथरा बात किया है आर्टिकल 37 में, और 37 में ये बात क्या है कि डीपीएसपी को न्यायालय में आप ले जाने योग्य बातें नहीं है, तो आर्टिकल 45 के तहत इसको ले जा पाइएगा। इसलिए तो संविधान संशोधन करके 2 आर्टिकल और जोड़ दिया कि अब करिए। अब अगर आप शिक्षा नहीं दीजिएगा तो सीधा घसीटेंगे आर्टिकल 32 के तहत कहां, सुप्रीम कोर्ट, या 226 के तहत कहां, हाई कोर्ट। तो पहले ये तो 45 में था ना डीपीएसपी में, अब उसको डाल दिया 21 का एक फंडामेंटल राइट में, इसके अलावा डाल दिया 51 एक इसमें 86वां संविधान संशोधन करके। ये हमारा अनुच्छेद है, लेकिन इसके अलावा जो चीज यहाँ पर छूट गया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अलग से प्रोसीड्यूर बनाया जिसको हम लोग अनुसूची कहते हैं, और उस अनुसूची की संख्या है 12, और समय समय पर उसमें भी बदलाव होने की संभावना रहती है। उसमें 7वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच का क्या है, शक्तियों का बंटवारा, और यही चीज हम लोगों को संघीय शासन प्रणाली का द्योतक है। ये अगर आपसे पूछेगा कि भारत संघीय शासन प्रणाली है कि नहीं, इसमें है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन जब न्यायपालिका की बात होगी तो न्यायपालिका एकीकृत है ना, वो एकीकृत मतलब एकात्मक है, उसमें किसी भी प्रकार का इस तरह का चेंजिंग जो है वो नहीं है। यानी हमारे यहाँ दोनों चीज है, संघीय शासन प्रणाली भी है और एकात्मक भी हम लोग को देखेंगे। न्यायपालिका देखेंगे तो एकात्मक, और शासन प्रणाली देखेंगे कार्यपालिका वगैरह तो संघीय प्रणाली। आप लोग का क्वेश्चन भी आता है अर्ध संघीय, संघीय आता है ना। तो हमारे अनुसूची, ये अनुसूची है वो आर्टिकल है। इस अनुसूची में जो 7वां अनुसूची है उसमें बताया कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, उसमें 3 प्रकार का सूची दिया गया स्पष्ट रूप से कि संघ विषय पे कानून सिर्फ राज्य बनाएगी, केंद्र बनाएगी, राज्य विषय पे कानून सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी, और एक ऐसा विषय होगा जहां केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होगा। तो ये जो राज्य सूची का ये जो शिक्षा है, पहले सिर्फ राज्य सूची का विषय था,
लेकिन अब संविधान बनाने वाले लोगों को लगा कि नहीं, इसको राज्य सूची का विषय नहीं बल्कि केंद्र का भी होना चाहिए, सिर्फ केंद्र का भी नहीं बल्कि राज्य का भी होना चाहिए, इसलिए इसको डाल दो कहां पर, समवर्ती सूची में डाल दिया, यही तो बोले। और उसके द्वारा जो प्रोसीड्यूर जोड़ा है वो संविधान संशोधन 42वां से जुड़ा हुआ है, 1976 से जुड़ा हुआ है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल क्लास देखिए। आगे बढ़े, तो पता चला इसी ये लिखे हैं कि नहीं, बहुत लोग नहीं लिखे होंगे, आप लिखे हैं, झूठ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तब। आवाज कर रहा है, कभी भी रुक सकता है नहीं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया है? राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जो 1885 से 1947 के दशक में देखने को मिला था। और हम कुछ प्रैक्टिस करवाए थे 1920 तक, याद है? तो बताइए जल्दी से कि 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत अधिवेशन 1907, हिंदुस्तान का पहला बम कांड 1908, खुदीराम बोस थे ना इसमें। और 1908 में ही एक व्यक्ति को जेल दिया गया था, किसको? बाल गंगाधर तिलक को ना, 6 साल के लिए मांडले जेल। कौन सा जेल? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दिल। हाँ अच्छा ठीक, आप हैं, हमको नहीं पता था, धन्यवाद। ठीक है, तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। अब सरकार की पोल खुल गई। पहले राजधानी था कहाँ? कोलकाता से हो गया कहाँ? तो राजधानी परिवर्तन की घोषणा कब किया? 1911। और कर दिया कब? 1912। गदर पार्टी की स्थापना 1913। सैन फ्रांसिस्को ना, अमेरिका में है ना, लाला हरदयाल ना, सोहन सिंह भाकना ना। प्रथम विश्व युद्ध 14 से कितना साल? महात्मा गांधी का भारत में प्रवेश तारीख कितना था? कौन सा दिवस मनाते हैं? NRI डे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, भारतीय प्रवासी दिवस, जो इस बार मनाया गया कहां? भुवनेश्वर। कहां मनाया गया? कहां मनाया गया? कितने साल पे मनाते हैं? इससे पहले कहां मनाया गया? सबसे स्वच्छ शहर कौन? क्लियर ना? उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन। कौन अधिवेशन? अंबिकाचरण। और उसमें कांग्रेस में जो 2 भाग बट गया था, उसमें दोनों आगे क्या हो गया? पहला सत्याग्रह भारत के संदर्भ में 1900, चंपारण सत्याग्रह, 3 घटिया पद्धति, 3 बेटा 20 भूमि पर नील की खेती, राजकुमार शुक्ला का बुलाना, महात्मा गांधी का सफल आंदोलन करना, रविन्द्रनाथ टैगोर का उपाधि देना। कौन सी उपाधि? महात्मा। किसको दिया? 1918 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद, दोनों ना। तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 1900। मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार अधिनियम 1900। रॉलेट एक्ट 1919। जालियांवाला बाग 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। और खलीफा शब्द को समाप्त किया 1924। 1924। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। 1920। और चौरी चौरा के द्वारा उसको वापस लेना 1922। 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। इलाहाबाद में। कहां पर? कहां पर? कहां पर? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन। कौन कौन? कौन कौन? कौन सा पार्टी? कौन सा पार्टी? और HRA की स्थापना कब? 1900। कानपुर में। कहा हुआ था? सचिंद्रनाथ बंदी जीवन। बंदी सचिंद्रनाथ साइनियाल का बायोग्राफी है बंदी जीवन। तो बंदी जीवन का संबंध किससे? सचिंद्रनाथ सान्याल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। कहां पर? कानपुर।
और इसी को बाद में कर दिया 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिरोज शाह कोटला, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, यही ना क्रांतिकारी संगठन था। और आर्थिक मंदी आई 1929 में। फिर 1925 में हो गया काकोरी घटना। कौन घटना? काकोरी था ना, 8 डाउन सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया गया था। इसको इतिहास में क्या कहा गया? साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ कब? 1900 साइमन कमीशन भारत आया कब? 1900। तो साइमन कमीशन में कितने भारतीय? अभी तो कहीं कहीं उड़ते हुए नजर आया 7। 7 था किसमें? किसमें 7 था? साइमन कमीशन में 7 नहीं था, 3 था। साइमन कमीशन में कितने लोग थे? थे ना। तो फिर बदल कैसे दिए स्टेटमेंट आप लोग? साइमन कमीशन बना कब? 27 में। भारत आया कब? जवाहरलाल नेहरू भी विरोध किए, लेकिन वो बहुत चालाक थे, विदेश मंत्रालय मिला ना, धीरे धीरे बोले थे, है ना, साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ। देखे पुलिस है चुप, है ना। साइमन को बोल रहे थे, जब देखे पुलिस है तो क्या हो गए? चुप। लाला लाजपत राय एकदम गर्म मिजाज के, साइमन पैर हाथ उठा के, साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। पुलिस को दिख गया, अच्छा भैया चल साइड में लो। साइड में ले जाकर खूब मार धोया। किसको? लाला लाजपत राय। तब डायलॉग मार दिए, मेरे सर पर किया गया लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के तबूते का कील साबित होगा, यही ना। और स्कॉट नामक व्यक्ति था जो इसका ऑर्डर दिया था। इसको पता था कि मेरा आएगा HSRA वाला सब लोग, है ना, और आके धोएगा सबको। धोया भी, लेकिन निशाना मारा कहीं और, लगा कहीं और, कर दिया सॉन्डर्स की हत्या। तो 1929 में आर्थिक मंदी हो गया था। 1930 में हुआ दांडी यात्रा। कौन यात्रा? 12 मार्च 1930, साबरमती से दांडी। साबरमती से 78 प्लस 1 लोग, 78 प्लस 1 लोग, 1 लोग मतलब कौन? महात्मा गांधी। 24 दिन तक, कितने दिन तक? यही था ना। और बाद में यही बन गया असहयोग। असहयोग, चूंकि इसी समय में हो गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब? और गांधी इरविन समझौता कब? 1931। और कम्युनल अवार्ड कब? 1932। सांप्रदायिक पंचायत कब? 1932। पूना पैक्ट कब? 1932। दूसरे वाले में महात्मा गांधी गए थे ना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया था ना। पहला वाला में गया था, लास्ट वाला में गया था, नहीं ना गया था? पक्का? तो कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तीनों कहां पर हुआ था? लंदन। किसमें महात्मा गांधी गए थे? क्लियर है? दूसरी बार फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1932। 1900 एक बार हुआ 1930। 1932 में उसको वापस लिया, जेल कर दिया। और दूसरी बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया कब? क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छा, असहयोग अब ठीक कर दिए हैं उसको। हाँ हाँ, आप ठीक कर दिए हैं, आप ठीक कर दिए उसको। दूसरा बार में ठीक कर दिए थे ना, हमको लग गया कि कहीं कुछ छूटा है। तो पहला बार 1930, दूसरा बार 1932। अब पूर्ण रूप से इसको विराम मिला 1934, जब दरभंगा में क्या आया था? भूकंप। दरभंगा में क्या आया था? दरभंगा में भूकंप। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आ गया, जिसमें प्रांतों को द्वैध शासन को खत्म करके केंद्रों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया, यही था ना। अब जगह भर गया, फिर अगले बार में आएंगे। ये राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा क्रम है जो आप लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बस गया क्या? हाँ, हमको लगा ठीक हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आ गए हम लोग अपने अगला। भारत में शिशु हत्या को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया है? 1870 लिख लीजिए। भारत में शिशु हत्या को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया है? ऑनलाइन वाले लोग तैयार रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका। शेख अब्दुल्ला ने किस कन्या विद्यालय की स्थापना की थी?
अलीगढ़ गर्ल्स स्कूल 1906। 1906 याद रखिएगा। ये जो शेख अब्दुल्ला का नाम दिख रहा है आपको, शेख अब्दुल्ला हिंदू है कि मुस्लिम? हिंदू है कि मुस्लिम? हिंदू। शेख अब्दुल्ला काश्मीरी ब्राह्मण है। शेख अब्दुल्ला। क्या कंफ्यूजन है? नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान का नाम है सूर्य नारायण मिश्रा। मिश्रा जी हैं, सूर्य नारायण मिश्रा, एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण। क्या हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो शेख अब्दुल्ला हो गया कौन? काश्मीरी मुस्लिम, काश्मीरी हिंदू हो गए। तो शेख अब्दुल्ला ने किस कन्या विद्यालय की स्थापना की थी? 1906 में अलीगढ़ गर्ल्स। लिख लीजिएगा 1906। 1906 नाम बदल दिया, वो उससे पूछना पड़ेगा। समय के साथ, वक्त के साथ हर चीज क्या होता है। अब देखिए, आप लोग को एक चीज साफ सुथरा बात बता देते हैं, फिर से हम अपना डायलॉग मार रहे हैं। आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीच रास्ता में चलते चलते मंजिल एकदम दिख रहा है, वहां तक जाना है। बीच में बहुत सारी भटकाएं आएगी, और उस भटकाव में अगर घुस गए तो आपका कहानी क्या है? खत्म। लाखों लोग अभी तैयार है कि इस बार हमको टीचर ले लेना है, क्योंकि लाखों लोगों का हो चुका है। लेकिन जिसका जिसका हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपके पास खतरा और क्या है? ज्यादा। ऐसा नहीं समझिए पहले वाला ले लिया तुरंत सबका हो गया तो आपका भी हो जाएगा। अब छटनी विधि शुरू हो जाएगा। अब सरकार का काम खत्म है, इस बार इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको बैठा देगा। तो चुनौती और ज्यादा क्या है? ज्यादा है। तो नाम क्यों चेंज किया, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर है तो आपको क्या करना है? गूगल बाबा की जय हो। कुछ बाबा चेंज करना। मुर्शीद कुली खान ने, जो दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, नाम क्यों चेंज किया? तो तुरंत लिखेगा कि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि उनको चेंज करने के लिए बाध्य किया गया, जिसके कारण वो बाध्य हो। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे हिंदू जो थे ओरिजिनलिटी में अभी नहीं है, बल्कि परिवर्तित मुसलमान है या परिवर्तित हिंदू है, इस टाइप का है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेटिव मैरिज एक्ट लिख के कॉपी फाड़ देना, एकदम क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेटिव मैरिज एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? केशव चंद्र सेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। इसमें पॉइंट कुछ लिखिए। केशव चंद्र सेन ने भारतीय संघ की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने, एकदम धीरे धीरे लिखाएंगे, केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ, भारतीय सुधार संघ की स्थापना की। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेटिव मैरिज एक्ट को, नेटिव मैरिज सर्च कर लीजिएगा, उतना याद थोड़े है हमको, सब चीज याद रहेगा, हम तो गूगल बाबा नहीं हो जाएंगे। लिख लीजिए, नेटिव मैरिज एक्ट को सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे उसको लागू किया था 1872 में, ठीक ना? लागू किया था कब? 1872 में। देख लीजिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट को सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। सिविल मैरिज एक्ट, जैसे आप पढ़ के गए नेटिव मैरिज एक्ट, एग्जाम में आ गया सिविल मैरिज एक्ट, तो कंफ्यूजन नहीं लाना है। नेटिव मैरिज एक्ट ही क्या है? सिविल मैरिज एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा लड़के और लड़कियों की, इस अधिनियम के द्वारा लड़के और लड़कियों की विवाह की उम्र को निर्धारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़के और लड़कियों की विवाह के उम्र को निर्धारित किया गया था। विवाह के उम्र को निर्धारित किया गया था। लिखे? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट जोड़ लीजिए उसमें। लिखिए, कितना था विवाह का उम्र? 18 लड़का का और लड़की का 14। तो लिखिएगा, साल 1929 में जब आर्थिक महामंदी आया था,
जब सती प्रथा का, नहीं वो तो 1829 में था, सॉरी, आर्थिक मंदी सही है, 1929। तो लिखिएगा साल 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम, साल 1929 में, 1929 का बात कर रहे हैं, बाल विवाह निरोध अधिनियम, लिख दें निरोध अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, जिसके तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, 14 ईयर्स, 14 वर्ष, और जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई थी, लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई थी। हो गया। फिर अगला पॉइंट, साल 1955 में, वर्ष 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, साल 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु, जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु, ठीक है, 18 साल, जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़कों की न्यूनतम आयु 21 साल तय की गई, 21 ईयर्स, 21 साल तय की गई 1955 का अधिनियम के द्वारा, ठीक, 21 साल तय की गई, किसकी, लड़कियों का कितना। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, साल 2011 में, तीसरा पॉइंट, साल 2011 में केंद्र सरकार ने पुरुषों के बराबर महिलाओं की शादी का, वैधानिक आयु, वैधानिक नहीं लिख पा रहे हैं, वैधानिक, अरे आ गया, वैधानिक होगा ऐसे, वैधानिक, जैसे संवैधानिक लिखते हैं ना, वैधानिक आयु, वैधानिक आयु 18 साल से बढ़ाकर कितना साल बोलिए, हाँ 21 साल कर दिया। बराबर लड़कों का बराबर कितना होगा बोलिए ना, तो वहां तो लिखा हुआ 21 साल कर दिया गया, नहीं समझे, समझ गए। सिर्फ इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, ये नेटिव मैरिज एक्ट याद रखना है, लड़कियों का उम्र था 14, लड़कों का उम्र था 18, फिर 1955 के द्वारा लड़कियों का उम्र कर दिया 18 और लड़कों का उम्र कर दिया 21। 2011 के संशोधन में बोला नहीं, लड़की पीछे नहीं रहेगी, लड़की लड़का के साथ चलेगी, तो दोनों का उम्र कितना, 21। बाल विवाह किस निषेध अधिनियम, किसको निरस्त करके, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है सर आपका। 1929 को तो निरस्त किया गया था, उसमें बोला था कि इसको हटाकर फिर नए प्रावधान जोड़ा गया था, और अभी 2011 तक का प्रावधान हम लिखा दिए हैं तीनों। पीछे भी आप लोग को पता है एक माइक देना पड़ेगा, नहीं एक माइक रहेगा तो अच्छा हो जाएगा।
इसको जरूरत है लेके बोल देगा क्या, लेकिन कुछ भी ना बोलने लगा, ऊ करने लगेगा सब लोग, फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं फिर फंसते रहो कहाँ है। हो गया ये, आगे बढ़े। तो वर्तमान में लड़कियों का उम्र लड़कों का उम्र दोनों शादी के लिए क्या कर दिया है, कितना। पहले तो छोटे उम्र में विवाह हो जाता था, नहीं होता था, इसलिए बच्चों की संख्या ज्यादा की कम, ज्यादा। 8 8 9 9 10 10 11 12 15 20 40 बच्चे होते थे उसमें। सही बात है। महिला परिषद का पहला सम्मेलन हुआ था कब, 1904। देख लीजिए 1904 महिला परिषद का पहला सम्मेलन 1904 में हुआ था। इसमें कुछ ऐड कर दीजिए पॉइंट। भारत महिला परिषद की स्थापना, भारत महिला परिषद की स्थापना, भारत महिला परिषद की स्थापना रमाबाई रानाडे, रमाबाई रानाडे, रमाबाई लिख दें, यहां लिख देते हैं रमाबाई रानाडे, रमाबाई रानाडे के द्वारा हुआ था, रमाबाई रानाडे के द्वारा हुआ था। हो गया, रमाबाई रानाडे के द्वारा हुआ था। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक, पहली बैठक, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक 1910 में हुई थी, 1910 में इलाहाबाद में हुई थी, 1910 में इलाहाबाद में हुई थी, जिसे जिसे सरला देवी, जिसे सरला देवी, सरला, जिसे सरला देवी, जिसे सरला देवी चौधरी रानी ने बुलाया था, चौधरी रानी, यहाँ लिख दिए, जिनको दिक्कत होगा देख लीजिएगा। सरला देवी चौधरी रानी ने बुलाया था, सरला देवी चौधरी रानी ने बुलाया था भारत स्त्री मंडल, सरला देवी चौधरी रानी ने बुलाया था। हटा दें, अब थोड़ा बहुत जो छूटे ना आसपास मित्र लोग से थोड़ा सहयोग लीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, जो एक मुगल वंश का अंतिम दूसरा शासक था। तो राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड। ये एससीईआरटी का लाइन है, देखिए क्या लिखे हैं राजा राम मोहन राय, प्रत्येक स्त्री को पुरुषों की तरह अधिकार प्राप्त हो। अभी 2011 का वही ना पढ़े भारत सरकार के द्वारा, प्रत्येक स्त्री को पुरुषों के जैसा अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि स्त्री ही पुरुष की क्या है, जननी है। पुरुष को जन्म देने वाला भी कौन है, स्त्री, एक माता है। हमें हर हाल में स्त्री का क्या करना चाहिए, सम्मान। तो ये सभी का फर्ज है कि स्त्रियों का क्या करें, सम्मान। और जिनको लगता है कि स्त्रियों का सम्मान नहीं करें, इसका मतलब है वो अपनी माता का सम्मान नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो अपनी बहन का सम्मान नहीं करता है। तो स्त्रियों का सम्मान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो स्त्री आपकी माता भी हो सकती है, वो स्त्री के रूप में वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, काकी दादी सब हो सकती है। तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं, नहीं बोल रहे हैं आप लोग। हम ही थोड़े बोल रहे हैं कि आप प्रेम मोहब्बत मत कीजिए, अरे उसमें भी तो स्त्रियां एक पत्नी हो सकती है, स्त्रियां एक प्रेमिका भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। हम बोल रहे हैं सम्मान करने, जैसे लड़की को बोले तुम बहुत खूबसूरत लगती हो यार, तो इसमें कोई बुरा बात है। लड़की अगर बोल दे कि आइंदा मत बोलना, तो नहीं बोलेंगे, सम्मान करते हैं तुम्हारा, नहीं बोलेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। अच्छा एक बात बोलिए, यहाँ लड़कियां लोग बैठी है ना, अगर कोई ऐसा बोलता है आप लोग को बुरा लगेगा? आप एक बार बोल दिया कि आइंदा नहीं सुनेंगे तुम्हारे मुंह से, सोच लेना, तो आप लड़का बोलेगा सॉरी अब उसे हम दोबारा नहीं बोलेंगे, आपको बुरा लगेगा? लेकिन आके बोलेंगे नहीं हम बोलबे करेंगे, तब ना बुरा लगेगा। तो सम्मान करना चाहिए कि नहीं? हाँ अब आवाज आ रहा है कि हाँ अब ठीक है, अब करना चाहिए। चलिए इनके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनेंगे, लिखते जाइएगा थोड़ा स्पीड में। देखिए राजा राम मोहन राय को
राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक, समाज सुधार युग के पितामह, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक हो गया, समाज सुधार युग के पितामह, समाज सुधार युग के पितामह, समाज सुधार युग के पितामह कहा जाता है। इनका जन्म, इनका जन्म, इनका जन्म, इनका जन्म 22 मई 1772, इसका जन्म 22 मई 1772 को, इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। बंगाल में हुआ था इनका जन्म, बंगाल के राधानगर में हुआ था, बंगाल के राधानगर में हुआ था। इसके बाद लिखना नहीं है, सुन लेना है सिर्फ। उनके पिता का नाम था रामाकांत राय और माता का नाम था तारा देवी। माता का नाम क्या था? तारा देवी, और पिता का नाम क्या था? रामाकांत राय। ठीक है, अगला लिखेगा। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, ये तो जानते ही होंगे, जिनको नहीं आइडिया होगा लिख लीजिएगा। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, पहले कितना बार बताए हुए हैं। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी, जब वो लंदन जा रहे थे पेंशन के लिए, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। दूसरा फिर पॉइंट है, इन्होंने कौन समाज? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828, ब्रह्म समाज का 1828 और आत्मीय समाज का 1814, 1814। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ 1814, और ऐसे देता है आपके बुक वगैरह में 1815, और ये दोनों दे दे तो आप बीपीएससी के स्टूडेंट मारना है 1814, ताकि आप केस कर पाइए जाके कोर्ट में, क्योंकि वो मांगती है एनसीईआरटी के बुक को, और एनसीईआरटी में लिखा 1814। बिपिन चंद्रा से लेकर अच्छे अच्छे बुक पढ़िएगा तो उसमें 1814 लिखा है, लेकिन और सब बुक में पढ़ेगा इधर उधर जो सड़क छाप बुक है उसमें देगा 1815। लेकिन बुरा बात और अच्छा बात दोनों मिला के ये है कि कुछ एग्जाम का आंसर भी देता है 1815, इसलिए थोड़ा समस्या आ जाता है कि बोर्ड कैसे दे देता है एग्जाम। और अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज़पेपर में आया है कि 6 क्लास से ऊपर का जितना भी बच्चों का पढ़ाई होगा वो एनसीईआरटी पर आधारित होगा। ये अभी आया है, वो आज ही न्यूज में आया है, ऐसा हमको लगा है, पेपर कटिंग मेरे पास है, आज ही आया हुआ है, ठीक ना। तो एनसीईआरटी ऐसे भी, एससीईआरटी में बहुत सारा चीज ना आपको अलग देखने को मिलेगा जो हम महसूस किए हैं। एनसीईआरटी में हमको कुछ चीज एरर दिखा, एरर इसलिए क्योंकि हम उसको तुलना किए अच्छे राइटर से, तो हमको लगा कुछ चीज छूटा हुआ है, 2 4 5 जो है गड़बड़ है वहाँ। एनसीईआरटी में वो चीज बेहतर करके दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी में हम लोग तुलना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक मीडियम मध्यस्थ के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब आत्मीय सभा आएगा 1814-15 दोनों में धर्म संकट, बीपीएससी के स्टूडेंट ने मारना किसको है? तुरंत कोर्ट के पास जाके बोलना है कि एनसीईआरटी में अगर गलत है तो फिर ये क्यों। लेकिन आप जनरल कंपटीशन में तब 1815 मार दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ याद रखना 1814। जैसे झंडा समिति का अध्यक्ष कृपलानी मार दीजिए चलता है, लेकिन बीपीएससी यूपीएससी में राजेंद्र प्रसाद देना होगा, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में राजेंद्र प्रसाद का ही नाम मिलता है। चलिए फटाफट लिखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, आत्मीय सभा का 1814, ब्रैकेट में कह दीजिएगा एनसीईआरटी के अनुसार, और ऐसे 1815। अब दोनों में से एक विकल्प अगर चुनना हो तो बीपीएससी है तो मार सकते हैं उसमें। गौड़ीय व्याकरण लिखा था, लिखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंदर का क्वेश्चन है। गौड़ीय व्याकरण क्या होता है बताते हैं, पहले लिखिए गौड़ीय व्याकरण। गौड़ीय व्याकरण लिखे थे ये, गौड़ीय व्याकरण। कितने लोग नाम सुने थे, हाथ उठाइए। एक आध लोग ही सुने होंगे। गौड़ीय व्याकरण लिखा था, मतलब कि पहली पूर्ण बांग्ला व्याकरण लिखित पुस्तक है ये। गौड़ीय व्याकरण जो था बांग्ला में लिखा हुआ व्याकरण था वो, तो लिख लीजिएगा गौड़ीय व्याकरण लिखा था जो पहली पूर्ण बांग्ला व्याकरण, पहली पूर्ण बांग्ला व्याकरण लिखित पुस्तक है। बांग्ला व्याकरण में लिखित पुस्तक जो पहला है वो है आपका कौन?
गौड़ीय व्याकरण से लिखा हुआ। गौड़ीय व्याकरण का संबंध है किससे? राजा राम मोहन राय से। इसके अलावा देखिए उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, वो लिख लिया ना, लिख लीजिए पहले, पहली पूर्ण बांग्ला व्याकरण लिखित पुस्तक थी। हो गया क्या? पक्का? अब यहां से आपका मेन बीपीएससी का क्वेश्चन बनना शुरू होता है, एक्सेप्शनल रीजनिंग वाला क्वेश्चन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसमें पूछेगा। तो लिखिएगा उन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, सॉरी जाति प्रथा भी है, तो उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, लिख लिया है, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, जातिवाद का विरोध किया। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विरोध किया और सपोर्ट किया, दोनों दिमाग में रखना है। इसका क्या किया? विरोध किया। सती प्रथा का भी विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया। अब उसके बाद अगला पॉइंट लिखेगा, ये सारा कुप्रथा था। शिक्षा, 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 महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया है ना, की वकालत की वकालत की, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये। विधवा पुनर्विवाह की वकालत की, शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। फिर अगला पॉइंट, उन्होंने अंग्रेजी कॉमा आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी, आधुनिक चिकित्सा, चिकित्सा मतलब जो मेडिकल ये होता है ना, और प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाया, और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाया। मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी उसको बोल सकते हैं आप, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी को, और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाया। इसके बाद लास्ट पॉइंट, लोकप्रिय बनाया हो गया ना, उसका लास्ट पॉइंट निधन, मृत्यु। डेट याद नहीं रखना है, इस भी थोड़ा सा मायने रखता है। 27 सितंबर 1833 को, 27 सितंबर 27 सितंबर 27 सितंबर 1833, 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में, 27 सितंबर 1833 को कहां पर? इंग्लैंड में। किसकी मृत्यु? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन? जाति प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, बाल विवाह का भी विरोध किया था। पक्का? चलिए, एमजी रनाडे प्रार्थना समाज के गठन में कब जुड़े? 1967, 1967, 1867, 1867 होगा, सॉरी 1867। एमजी रनाडे प्रार्थना समाज के गठन में कब जुड़े? 1967 में तो आजाद हो गया देश नहीं। अब इसमें पॉइंट लिख लीजिए, प्रार्थना समाज ये सब जितना भी है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आएगा। हमारे तत्कालीन समाज में जो दोष था, जो कुरीतियां थी, जो कुप्रथाएं था, उन सारे कुप्रथाओं को दूर करने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो लिखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना, चूंकि ये इसमें लिखा दिए हैं इसलिए उसको हटा दे रहे हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में, प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में हुआ था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे, जिसको बोलते हैं एमजी रनाडे, आप शॉर्ट में एमजी रनाडे भी लिख सकते हैं, महादेव गोविंद रनाडे एक नाम है, एमजी रनाडे। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे, सब एकदम बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हो गया, कॉमा चंद्रा वर्कर, चंद्रा वर्कर, चंद्रा वर्कर द्वारा की गई थी। हाँ, उसकी प्रेरणा से इन तीनों का था। अब तीनों में जो नाम आएगा, चूंकि बीपीएससी है, 3 देगा तो तीनों मानना, मैंने तो देगा एक से अधिक, फंस जाइएगा वहां, इसलिए वो लिखा दिए हैं। हाँ,
चंद्रा वर्कर, हाँ एक से अधिक हो जाएगा, चंद्रा वर्कर द्वारा की गई थी, इसलिए तो ये लिखा दे रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, एक से अधिक वाला ऑप्शन, अगर वो हटा दे तो मैक्सिमम स्टूडेंट मार्क आ जाएगा। वो जब से लगा दिया ना, वो यूपीएससी से भी टफ कर दिया एक तरह से, और हर क्वेश्चन में लगा देता है, छाप देता है वैसे ही। तो गोविंद रनाडे हो गया, इसके आत्माराम पांडुरंग हो गए, और चंद्रा वर्कर। अब स्टूडेंट कहां तक जानता है कि आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बना था क्या, प्रार्थना समाज। दूसरा पॉइंट क्या जानता है, महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत ज्यादा हो तो तीसरा पॉइंट जानता है कि आत्मारंग पांडुरंग भी इसके साथ थे। तीसरा पॉइंट बहुत कम लोग जान रहा है, और यही क्वेश्चन देके बीपीएससी आपको क्या कर देगी, फंसा देगी। अब मारिए आंसर, उसमें दो दो करके मिक्सअप कर देगा, तब आंसर होगा चंद्रा वर्कर भी, याद रखना चंद्रा वर्कर। क्या नाम बोले, किसके प्रेरणा से, किसके प्रेरणा से। अभी हम लोग कौन से समाज की बात कर रहे हैं, कौन सा समाज, कौन सा समाज, कौन सा समाज, और किसके सहयोग से, प्रेरणा सहयोग दोनों दे सकता है। आचार्य केशव चंद्र सेन, कहां पर हुआ था, कहां पर, कहां पर, कहां पर, कब हुआ था, 1800, 1800, 1800, कौन कौन थे इसमें, पहला नाम बोलिए, महादेव गोविंद, महादेव गोविंद, महादेव गोविंद, महादेव गोविंद, महादेव गोविंद, आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, चंद्रा वर्कर, चंद्रा वर्कर, चंद्रा वर्कर, चंद्रा वर्कर थे, आत्माराम पांडुरंग थे, महादेव गोविंद रनाडे थे, एमजी रनाडे भी थे, दोनों वही है। जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे, लिख लीजिए। सबसे आगे लीडर करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था जी.आर. भंडारकर। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज से संबंधित कौन कौन थे, तो उसमें ये भी आ जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक लोगों में से कौन कौन थे, फिर उसका क्वेश्चन बन जाएगा। तो लिखिए जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। जी.आर. भंडारकर, हाँ, जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। उद्देश्य, प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, उद्देश्य लिखते जाइए फटाफट, जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, जाति प्रथा का विरोध। दूसरा, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहित किया, आदि को बढ़ावा दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं, आदि को बढ़ावा दिया। जितना भी अच्छा अच्छा काम है ना वो कर रहा है। देखिए जाति प्रथा अच्छा है कि खराब, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, जाति प्रथा बहुत खराब है। एक ही जाति है, वो है मानव जाति। कौन जाति है, ट्रेन वगैरह में सफर कीजिएगा ना तो बहुत देखिएगा खराब स्थिति रहता है। जिसका रिजर्वेशन होता है ना, पहले आपसे नाम पूछता है, क्या नाम है, आप नाम बताए, उससे कास्ट नहीं पता चला तो पूछेगा बाबूजी का नाम क्या है। कास्ट पता करने का प्रयास करेगा टाइटिल से, और उसको टाइटिल जब तक नहीं मिलेगा तब तक पूछते रहेगा कुछ दादाजी का नाम क्या था। जब उसको टाइटिल मिल जाएगा लगेगा ठीक है कास्ट हमारा दुश्मनी नहीं है, अब अच्छे से बैठो ना, पैर उठा के बैठ लो। और जहां लगेगा दुश्मनी है तो बाबू थोड़ा आगे देख लो, हम अब सोने वाले हैं। होता है कि नहीं, ऐसा खतरनाक होता है, वो जातिवाद है। ऐसे चीजों से हमेशा आप बनने वाले हैं बिहार के शिक्षक, बिहार के नहीं बल्कि एक इंसान के लाइफ में परिवर्तन का मार्ग लेकर आएंगे आप। क्योंकि एक बच्चा कल का कर्णधार होता है, उसका मोटिवेशन आप ही ना बनेंगे। और आप अगर जातिवाद भाषावाद करेंगे तो फिर आगे बढ़ेगा चीज। तो कितने लोगों को लगता है कि जातिवाद खराब है, हाथ उठाइए। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, देखिए मुंह में कलम लिए हुए हैं। कितने लोगों को लगता है कि जातिवाद अच्छा है, हाथ उठाइए। आज जिनको लगे अच्छा है उसको आप ही लोग सबक सिखाइएगा। बाबू कौन जाति का है, तुम्हारा जाति का है कोई, चल निकल यहाँ से। मेरे बात को, एक ही जाति होना चाहिए। कौन जाति, कोई पूछे तुम्हारा, तुम मानव जाति है, जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो प्रार्थना समाज में लिख लिया, देखिए जातिवाद का क्या किया विरोध,
स्त्री पुरुष विवाह की आयु में क्या कर दिया? वृद्धि। विधवा विवाह किया, विधवा विवाह भी जरूरी है। स्त्री शिक्षा आदि को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। ये तो होना ही है। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह नहीं करिए सब लोग। कितना नंबर तक पहुंचे? 143। बहुजन समाज की स्थापना कांसीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 को। बहुजन समाज की स्थापना कांसीराम के द्वारा 14 अप्रैल 1984, 1984। 14 अप्रैल को और किसका जन्म दिवस है? कौन सा दिवस मनाते हैं? अंबेडकर जयंती। हाँ, समानता भी सही है। किसने बहुजन समाज की स्थापना की? कांसीराम के द्वारा 14 अप्रैल 1984 को। तो लिख लीजिएगा 14 अप्रैल। भीमराव अंबेडकर जयंती भी है। अंबेडकर जयंती। आर्टिकल 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हार्ट एंड सोल कहते कौन? बाबा अंबेडकर। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। सबके लिए बराबर समानता के अधिकार को लेकर आए थे कौन? भीमराव अंबेडकर। हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया ना? समय हो गया। आज भगा रहे हैं आप लोग, क्या बात है? गीतांजलि की रचना किसने की है? कल भी है क्लास ना आप लोग का? अभी जब तक छुट्टी है सारा क्लास, तो थोड़ा सा आज ठीक है, आज बोले नहीं थे। अगर कल भी क्लास है तो आप लोगों का छुट्टी जब तक है तब तक हम ये समय थोड़ा बढ़ाएंगे। हम 10-15 मिनट खींच देंगे आगे, ठीक है ना? क्योंकि ये मौका बार बार इसी समय लपेट लेना है सबको, ठीक ना? और आप लोगों के लिए हम सोच के रखे हैं जो 2011 की जनगणना है, इंपोर्टेंट सेलेक्टेड डेट जो है, जैसे अभी प्रैक्टिस करवाए वो सारा डेट एक बार में एक नजर में क्या करवा देंगे? रिवीजन करवा देंगे, ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा छोटा क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। गीतांजलि की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हीं पुस्तक के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। मिला था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है? कितने लोग बता पाएंगे कौन कौन सा क्षेत्र है? हाथ उठाइए, बताइए। इतने लोग को पता नहीं है। आप हाथ उठाइए हैं, बोलिए, बैठ के बोलिए। सब लोग शांत रहिए। पांच हुआ। और कोई? और कोई बताएंगे? हाथ उठाइए जो बताने वाले हैं। हाँ, आप बोलिए, हल्ला नहीं करिए। साथ में कि नहीं बोलना है सर? या तो आप बोलिए या तो इनको बोलने दीजिए। और कोई बोलेंगे? हाँ बोलिए। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक ही ना है सर? और कोई? हाँ बोलिए आप। हाथ में लिखिए आप। हाँ, गड़बड़ फॉल्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं बोल पाएंगे। अच्छा आप लोग बताइए, हम जो बोल रहे हैं। देखिए ऊपर में क्या, देखिए तो यहाँ देखिए, फिजिक्स में मिलता है। कुछ नहीं करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है ना, तो बायोलॉजी की जगह मेडिसिन बोल देना है। क्या बोल देना है? तो फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है। तो ये तीनों साइंस का सब्जेक्ट हो गया ना, कहानी खत्म। लिटरेचर में मिलता है, लिटरेचर बोले तो साहित्य, साहित्य में मिलता है। पीस में मिलता है, पीस मतलब शांति, मिलता है। और इकोनॉमिक्स में मिलता है। 1968 में इकोनॉमिक्स को भी जोड़ दिया गया सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में कब जोड़ा गया? 1968। किसको? इकोनॉमिक्स को। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। जैसे अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था नोबेल पुरस्कार।
किस चीज के लिए? कौन सा अर्थशास्त्र? कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमी के लिए अमर्त्य सेन को मिला था अधिकार। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए ना, कब मिला था इनको? 1913। सर आ गए हैं, छोड़ दें? अच्छा कोई बात नहीं, आज इतना ही रहने देते हैं, कल थोड़ा लंबा लेंगे क्लास। आज की सभा यहीं पर। आज मैच भी है। कौन जीतेगा मैच? कौन जीतेगा मैच? कौन जीतेगा मैच? चुपके से देखिएगा, कोई दूसरा नाम भी बोला होगा। चलिए बैठिए। चलिए 116 में सवाल देखेंगे। एक 116 का सवाल देखेंगे। कहता उपयोगिता के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? देखेंगे तो उपयोगिता के आधार पर सबसे पहले खाद्य पदार्थ। कौन पदार्थ? खाद्य पदार्थ में आपका जैसे आ गया धान, जैसे आ गया मक्का, बताइए गेहूं, ये कैसे पदार्थ हैं? ये खाद्य पदार्थ हैं। जबकि रेशेदार में कपास और जूट। कपास और जूट कैसे फसल हैं? रेशेदार। कैसे हैं? जबकि चाय और कॉफी, चाय और क्या भाई? चाय और कॉफी है पेय। क्या है? पेय पदार्थ है। कौन पदार्थ है? जबकि ध्यान रखेंगे रबड़ क्या
रबड़ मसाले, रबड़ और क्या, ये कैसे फसल हैं, बागानी। कैसे हैं, तो रबड़ और मसाले कैसे हैं, बागानी फसल। कैसे फसल, कौन कौन, रबड़ और, जबकि व्यापारिक फसलें की अगर बात करेंगे तो व्यापारिक में वही फसल है जैसे रेशेदार पे बागानी, ये सभी व्यापारिक व वाणिज्यिक फसल हैं। जैसे ध्यान रखेंगे व्यापारिक फसल में सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे चाय है। कौन है, चाय। चाय के बाद तंबाकू, कौन सा, तंबाकू के बाद याद रखेंगे मसाले। क्या भाई, मसाले के बाद रबड़। क्या बताइए, ये सभी व्यापारिक व वाणिज्यिक फसल हैं कि नहीं है। तो चाय, कौन सा, चाय के बाद तंबाकू के बाद और मसाले के बाद रबड़। क्लियर ना, तो नहीं दिखाई देता होगा, नहीं दे रहा है। अच्छा, इस पर हम जल्दी, हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे व्यापारिक फसल हैं। कैसे फसल हैं, तो उपयोगिता के आधार पर फसलों के जो टाइप या प्रकार या भाग हैं, खाद्य, रेशेदार, पेय, बागवानी और व्यापारिक व वाणिज्यिक फसल। व्यापारिक व वाणिज्यिक फसल, व्यापारिक व वाणिज्यिक फसल, ध्यान रखिएगा। क्लियर, लिख लिया आप लोग, लिख लिया ना, रखिएगा। खाद्य, रेशेदार, पेय, बागानी और व्यापारिक। खाद्य पदार्थ में धान, मक्का, गेहूं, धान, मक्का, गेहूं। रेशेदार में कपास और जूट। पेय में चाय, कॉफी। बागानी में रबड़, मसाले। व्यापारिक में चाय, तंबाकू, मसाले और रबड़। क्लियर ना, तो ये पूरा ध्यान रखेंगे उपयोगिता के आधार पर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, उधर दिखाई दे रहा है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। खाद्य फसलों में कौन सा मुख्य फसलें हैं भाई, खाद्य फसल में मुख्य फसल है दलहन और कौन, तिलहन। क्यों, थोड़ा सा ये कॉस्टली भी मिलता है और उत्पादन भी क्या होता है, कम। उत्पादन क्या होता है, कम। कौन कौन, दलहन और तिलहन। और दोनों ध्यान रखेंगे रवि फसल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, रवि फसल, किसके अंतर्गत। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें दलहन में अगर मूंग आपसे पूछ दे तो ये है जायद फसल। कैसी फसल, जायद फसल है। कौन भाई, तो मूंग कैसी फसल है, जायद। कैसी है, कौन सा, मूंग। क्लियर ना, लेकिन इसी में आपको फंसाएगा कि अगर पूछ देगा कि सोयाबीन कौन सा, देखिए सोयाबीन की अगर बात करेंगे तो सोयाबीन तिलहन है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये खरीफ फसल में आता है। किस में आता है, खरीफ फसल में आता है। कौन भाई, तो सोयाबीन तिलहन है, लेकिन ये क्या है, खरीफ है। कैसा है, खरीफ है। जबकि ध्यान रखेंगे मूंग भी दलहन है, लेकिन ये कैसे फसल में, जायद। कैसे, कैसे, कंफर्म ना, तो ध्यान रखिएगा। जबकि दलहन और तिलहन मुख्य रूप से रबी फसल के अंतर्गत है, क्योंकि तिलहन की अगर बात करेंगे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई तेल का प्रयोग होता है सरसों, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का प्रयोग होता है ना, तो सरसों रबी फसल में है। सरसों क्या है, सरसों क्या है कि नहीं है। जबकि दलहन में याद रखेंगे सबसे ज्यादा चना के साथ याद रखेंगे मसूर का प्रयोग किया जाता है और अरहर का भी प्रयोग किया जाता है। ये सभी रबी फसल के अंतर्गत हैं। किसके अंतर्गत हैं, तो चना, मसूर, अरहर। चना, मसूर, अरहर के दलहन है, लेकिन ये कैसे फसल हैं, रबी। जबकि मूंग भी दलहन है, लेकिन ये क्या है, जायद। जबकि तिलहन में सरसों, कौन, सरसों रबी फसल है। सरसों क्या है, और उसी में सोयाबीन पूछ दे तो क्या है, खरीफ फसल। सोयाबीन क्या है, सोयाबीन क्या है, खरीफ फसल है। ध्यान रखिएगा।
अभी किस फसल की कटाई हो रही है? किसका? किसका? कंफर्म ना? देखो सो रहा है, उसको उठाओ। नेक्स्ट सवाल, उसको उठाइए बगल वाले लड़के। उसको पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट चेंज हो गया है। उसको उठाइए कि कमांडेंट चेंज है। एकदम झुकना नहीं है। धान की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता है? कितना? देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये जो दे रखा है नॉर्मलाइज वर्षा है ना, कम से कम औसतन चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर, है ना। 100 से कितना? 150 तो कंपलसरी, इतना अगर होगा तो काम चल जाएगा, है ना। तो ये 100 से कितना? 100 से कितना? 150। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइज, अब ऐसे धान हाइब्रिड आ गया है कि जिसमें पानी की उपयोगिता देखेंगे तो दो धान आपके यहाँ लगता है, तो एक ध्यान रखेंगे एक में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। एक धान देखेंगे, एक धान आता है मंसूरी, उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है और वो लॉन्ग पीरियड भी लेता है। वो कम से कम 20, 25, 30 दिन जो है ना एक्स्ट्रा टाइम लेता है। और एक बहुत सारा हाइब्रिड आ गया, जैसे पेनियोर आया है ना, उसी में एक पन्ना है। पन्ना तो ऐसा है कि लगाइए, अब 15 दिन के बाद वो धाने फूट जाएगा। बात समझे? तो उसको किसान क्या करता है कि जहां पर ढाल जमीन होता है, जहां लगता है कि यहाँ पानी कम है, तो वहां पर वो पन्ना धान लगाता है या पेनियोर लगाता है, जो कि ध्यान रखेंगे कम ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन है 65 से 75 दिन। 65 से 75 दिन में वो धाने तैयार हो जाता है। बात समझ रहे ना? पेनियोर और पन्ना, बात समझ गए ना? ये सब हम किताब उताब में नहीं पढ़े, सोचिएगा मास्टर किताब में पढ़ा होगा। हम, हाँ, हम गांव जाते हैं तो वहां देखते हैं, और आप लोग तो न्यूजीलैंड से हैं तो आपको पते नहीं है, क्योंकि फिर फ्लाइट पकड़िएगा दुबई के बाद चल जाइएगा वहीं। तो बहुत सारे धान हैं इसमें पानी की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? ज्यादा। तो स्पष्ट रूप से एक नॉर्मलाइज वर्षा भी और एक एवरेज वर्षा भी। तो एवरेज वर्षा की बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से 100 से 50 याद रखिएगा, नहीं तो नॉर्मल ये भी आंसर चलेगा, बट 100 से 50 याद रखिएगा। इसमें इसमें नॉर्मलाइज रहता है कि भाई एक ऑप्शन दे देता है और उस हिसाब से वो बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि ज्वार और बाजरा के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है भाई? बलुई मिट्टी। कौन मिट्टी? ज्वार और बाजरा। ज्वार और कौन? बताइए। मिल्ट अनाज है ये, मोटा अनाज इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोटा अनाज। ध्यान रखिएगा कि ये मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। इसी में ध्यान रखेंगे एक रागी होता है। क्या होता है? रागी। नाम सुने होंगे, और शायद उसी का नाम आप लोग बिहार में उसको मड़ुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम सुने ना? तो मड़ुआ की बात करेंगे तो रागी, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा ये सारे मोटे अनाज हैं। कैसे हैं? तो इसमें कम पानी की आवश्यकता होती, जैसे मक्का। कौन सा? मक्का में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल पानी चाहिए, सिर्फ मिट्टी गीला हो जाए, वो भी 2-3 टर्म में। बाकी उसके खेत में फर्स्ट अवस्था में तो पानी जमा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज्यादा जमा होगा तो मक्का याद रखेंगे मर जाएगा। तो कम पानी में मक्का की भी खेती होती है जहां पर बलुआई मिट्टी होता है। जबकि ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा अगर कोई अनाज में पानी की आवश्यकता है वो धान।
उसको आज बोए, आज से ही पानी दे दीजिए, आज से उसको जितना पानी दीजिए, पानी में डुबा दीजिए, जो करना है करिए, और जब तक उसमें धान ना आ जाए तब तक उसमें पानी चाहिए। मतलब अगर वो खेत सूख गया तो धान का खेत में ध्यान रखेंगे प्रॉब्लम होगा। तो इस लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखेंगे कि अगर कृषि में पानी की आवश्यकता होती है तो वो होती है धान में, किसमें? जबकि मोटे अनाज ज्वार बाजरा की बात करेंगे, राजस्थान महाराष्ट्र के सूखे एरिया में होता है जहां वर्षा औसतन कम होती है। इसके अलावा रागी और मड़ुआ, रागी मड़ुआ ज्वार बाजरा, रागी मड़ुआ ज्वार बाजरा, ये सारे मोटे अनाज हैं। कैसे अनाज हैं? कैसे अनाज हैं? और अक्सर ध्यान रखेंगे इसका उपयोग, ध्यान रखेंगे किसान भी खाने के रूप में भी लोग पहले करते थे, अब भी करते हैं। और ध्यान रखेंगे चूंकि फाइबर की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रहे चाहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, स्वाद के दृष्टिकोण से होना चाहिए। कितनों डॉक्टर मना कर देगा कि ये खाना नहीं खाना, ये खाना नहीं खाना, मसाला नहीं खाना, है ना, पूरे फास्ट फूड नहीं खाना है, फिर भी सबसे ज्यादा फास्ट फूड मिलेगा, है कि नहीं है? तो नॉर्मलाइज हेल्थ फूड पर लोग का उतना अट्रैक्शन नहीं है, बट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ज्वार बाजरा रागी और मड़ुआ ये सारे मोटे अनाज हैं जो बलुआई मिट्टी में होता है, जहां जल अवशोषण याद रखेंगे होता तो है, लेकिन ध्यान रखेंगे पानी जल्दी सूख जाता है। तो बलुआई मिट्टी में जल अवशोषण धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो जल अवशोषण धारण करने की क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में होती है? बलुआई मिट्टी में। जितना जल्दी उसमें पानी आएगा उतने जल्दी पानी क्या होगा? सूख जाएगा। जितना जल्दी पानी आएगा उतना जल्दी पानी सूख जाएगा। इस लेकर इसमें मोटे अनाज होता है। सवाल आएगा कि मोटा अनाज किस मिट्टी में होता है? तो मोटा अनाज किस मिट्टी में? बलुआही मिट्टी में। सबसे कम जल अवशोषित कौन मिट्टी करता है? बलुआही मिट्टी। कौन मिट्टी? जल धारण करने की क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में होती है? बलुआही मिट्टी। रेत के कण ज्यादा किस मिट्टी में? बलुआही मिट्टी में। किस मिट्टी में? बलुआही मिट्टी में। तो ज्वार बाजरा मड़ुआ रागी, ज्वार बाजरा मड़ुआ रागी किस मिट्टी में? बलुआही मिट्टी में। किस मिट्टी में? और इसके अधिकतर क्षेत्र हैं राजस्थान। कहां है? कहां? कहां? कन्फर्म ना? जबकि अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा जल अवशोषण धारण करने की क्षमता, तो वो है काली मिट्टी। कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी की बात करेंगे, काली मिट्टी में जल अवशोषण धारण करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। ये जितना देरी से गीला होगा उतने जल्दी ये सूखेगा भी। और स्पष्ट रूप से याद रखेंगे इसे स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, और ध्यान रखिएगा कि इसे रेगुड़ या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगुड़ या क्या कहते हैं? किस मिट्टी को? किस मिट्टी को? कन्फर्म? ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। 119 के बाद 120। देख भाई ध्यान देना। 100 ध्यान रखेंगे। सवाल देख लीजिए, मक्का के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? जलोढ़। कौन मिट्टी? जलोढ़ में भी खास करके नई जलोढ़। कौन? देख भाई नई जलोढ़। नई जलोढ़ में ध्यान रखेंगे खादर। कौन? देखो क्यों इसमें होता है, क्योंकि आप ध्यान रखेगा कि नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना थोड़ी सी हल्का होती है, क्योंकि हल्का होती है। कौन? नई जलोढ़। पूरे उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा मक्का खगड़िया में होता है। कहां होता है? खगड़िया के ऊपर याद रखेंगे आप चले जाएंगे सहरसा, सहरसा के ऊपर चले जाएंगे आप सुपौल, सुपौल के ठीक बगल में याद रखेंगे मधेपुरा। कौन सा? तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, चूंकि कोसी वाला बेल्ट है और कोसी बेल्ट है इस लेकर यहाँ आप जाएंगे। अगर जिनका घर है वो तो केबे किया होगा, जिनका नहीं है वो जाइए, नहीं तो हमसे पढ़िए तो हम तो बतेबे करेंगे। नहीं जाइएगा तभी वो ठीक ही रहेगा, है ना। तो वहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां का मिट्टी बहुत ही हल्का होता है। रेत के कण, उसमें रेत के कण और सिल्ट ज्यादा होता है, बहुत महीन महीन कण होता है ना।
और पूरा वो मिट्टी हल्का होता है, और वो पूरा एरिया याद रखेंगे खास करके मक्का खेती के लिए उपयुक्त है। किस खेती के लिए? किस खेती के लिए? तो मक्का खेती के लिए याद रखेंगे नई जलोढ़। कौन? हर एक साल याद रखेंगे, हर एक साल नदियां बाढ़ के द्वारा भी ये मिट्टी लाती है ना। और कोसी वाले बेल्ट में तो नेपाल से जो गाद लेके आती है वो गाद ज्यादा हल्का होता है, इसलिए कर उसमें मक्का की खेती आदर्श होती है। और मक्का की खेती मात्र ध्यान रखिएगा कि 60-65 दिन में तैयार हो जाता है, बहुत तेजी से वो ग्रोथ करता है। आज अगर बो दीजिए, कल पानी दीजिए, तो 5 दिन के अंदर देखेगा कि इतना बड़ा हो जाएगा, 10 दिन में इतना बड़ा हो जाएगा, 35 से 40 दिन में उसमें मक्का आ जाता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे मक्का प्रोडक्शन कोसी बेल्ट में ज्यादा होता है। कौन बेल्ट में? तो कोसी का जो एरिया है वहां पर मक्का ज्यादा होता है, क्योंकि कोसी गंगा की सहायक नदी अपने द्वारा जब बाढ़ लाती है तो ज्यादा ध्यान रखेंगे गाद लेके वो आती है, जिस कारण वो मक्का के लिए आदर्श है। और वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ के बारे में मैंने कई बार बताया था कि जल और ओढ़, जल और क्या? तो जल और ओढ़ क्या बन गया? जलोढ़ बन गया। क्या बन गया? इस लेकर ध्यान रखेंगे उस मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कई नाम से जानते हैं, जैसे ध्यान रखेंगे इसे कछारी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी के अलावे इसे कांप मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांप मिट्टी। और इसे कहीं कहीं पर दोरस, क्या? दोरस या दोमट, दोरस या दोमट, ध्यान सुनिएगा, दोरस या दोमट, दोरस या दोमट, दोरस या दोमट। पहले कछारी। कौन? कछारी के बाद कांप, कांप के बाद दोरस, दोरस या दोमट। किस मिट्टी को? जलोढ़ मिट्टी को। किस मिट्टी को? और ये मिट्टी सभी चीज के लिए उपयुक्त है, ये मिट्टी सभी चीज के लिए उपयुक्त है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी पे धान भी खूब बढ़िया होगा, धान के बाद इसमें गेहूं भी बढ़िया होगा, गेहूं के बाद मक्का भी इसमें बढ़िया होगा, दलहन भी प्यारे इसमें बढ़िया ही हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, तो इसमें लगभग सब चीज की खेती हो जाएगी। लेकिन ये मिट्टी सभी पौधों के लिए आदर्श है। लेकिन सदैव ध्यान रखिएगा कि कोई भी फसल के लिए याद रखिए मिट्टी तो उपयुक्त है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त है जलवायु। क्या है? यही मिट्टी तमिलनाडु में भी है, लेकिन तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है, इसलिए क्योंकि तमिलनाडु का जलवायु में कभी ठंडा नहीं आता है। तो जलोढ़ मिट्टी कावेरी के डेल्टा तमिलनाडु में भी है और गंगा के डेल्टा बिहार में भी है। तो बिहार में दलहन और तेलहन के अलावे खरीफ फसल, रबी फसल, जायद सब हो जाता है। लेकिन यही मिट्टी तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, तो वहां पर दलहन और तिलहन नहीं होगा। इसके लिए सदैव ध्यान रखेंगे जलवायु है तो सबसे उपयुक्त और सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़, इसमें सब चीज की खेती होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज की खेती इसमें नहीं हो पा रही है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा जलवायु। क्या होगा? तो ये तो आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में भी जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है, तो इसलिए कर क्योंकि तमिलनाडु में कभी ठंडा नहीं पड़ता है, कभी ठंडा नहीं पड़ता है और ठंडा कभी पड़बो नहीं करेगा, है ना। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ना ठंडा पड़ रहा है ना कभी ठंडा पड़ेगा। और जिस दिन तमिलनाडु में ठंडा पड़ेगा तो उस दिन ध्यान रखिएगा कि सृष्टि का अंत है ना। हाँ, ये मेरा अपना मानना है और ये ज्योग्राफी का पार्ट भी है, क्योंकि तमिलनाडु अगर हिमालय के पास पहुंच जाएगा तो बिहार ऑस्ट्रेलिया में सट जाएगा। बात समझ गए ना। और ये वैगनर के कॉन्टिनेंटल याद रखेंगे विस्थापन थ्योरी है, और ये प्रोसेस चल भी रहा है, लेकिन ये प्रोसेस धीमा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आधा ऑस्ट्रेलिया आधा भारत कट के ऑस्ट्रेलिया में सट जाए, है ना, और अफ्रीका वाला एरिया आके बिहार में सट जाए। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब बहुत लंबा समय है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहां समझ गए आप लोग। नेक्स्ट सवाल।
कपास के पौधे के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है भाई? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? कंफर्म ना? और पूरा देखेंगे, काली मिट्टी को हमने कहा था रेगुड़ मिट्टी। कौन मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी को मैंने कहा कपासी। क्या कहा? तो रेगुड़ को मैंने क्या कहा? कपासी। क्या कहा? तो काली मिट्टी के एक अन्य नाम क्या है? रेगुड़। रेगुड़ को क्या कहा? क्या कहा? कंफर्म ना? और ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण होता है बेसाल चट्टान। कौन चट्टान? बेसाल चट्टान के टूटने या अपरदन के फलस्वरूप कौन मिट्टी बनेगा? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी का निर्माण कौन चट्टान? बेसाल चट्टान। कौन चट्टान? बेसाल चट्टान या लावा। बेसाल्ट या, तो बेसाल चट्टान या लावा चट्टान जब टूटेगा तो कौन मिट्टी? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? तो प्यारे सदैव ध्यान रखना कि बेसाल चट्टान का निर्माण हमने बताया था किससे होता है? मैग्मा। किससे? तो धरती के नीचे लिक्विड चट्टान को क्या कहते हैं? और हमने कई 100 बार बताया कि मैग्मा किसके द्वारा निकलेगी? ज्वालामुखी उद्गार। कौन उद्गार? तो ज्वालामुखी उद्गार में क्या निकलेगा? मैग्मा तेजी से जमेगा, क्या बनेगा? बेसाल चट्टान या, बेसाल चट्टान या, बेसाल चट्टान या। कंफर्म ना? इसमें जो सीमेंट लगा है, ये सीमेंट याद रखेंगे कहां से आया किसी को पता नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश का खान से आया है कि राजस्थान से आया कि कहां से आया। इसमें स्टोन गिट्टी भी लगा हुआ है, इसमें लोहा भी लगा हुआ है। तो ये जब अभी आप इसको, इस बिल्डिंग को कहते हैं कि नहीं बिल्कुल न्यू है, और न्यू है, और इसका ध्यान रखेंगे कि इस पर भी ध्यान रखेंगे कोई ना कोई बल लग रहा है, और 100 साल के बाद ये पुराना हो जाएगा। ये अपर्दन होगा। इसमें अपर्दन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हवा, पानी, प्रकाश इस पर पूरी तरह से काम कर रहा है, और एक दिन ये अपर्दित होकर क्रैक होगा। आज के 50 साल जब रिटायर होइएगा तो आइएगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि क्रैक हो गया होगा। पोता के साथ आइएगा, है ना? तो हम दिखाएंगे कि क्रैक हो गया है, क्रैक हो गया है। ये पिलर क्रैक होगा कि नहीं होगा? तो बताइए कि क्रैक होगा तो क्या यहाँ पर रोज मास्टर आके हथौड़ी चला रहा है? तो सवाल उठता है कि ये क्रैक होगा, ये क्रैक होगा, तो कोई ना कोई तो ताकत इस पर काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? और हमने कई 100 बार बताया आपको कि जिस प्रकार से लड़की का बाल बढ़ रहा है, ओहो मत करो, समझो मत। लड़की के बाल बढ़े, लड़का बढ़ेगा। तो बताओ भाई कि ये बाल बढ़ रहा, और मैंने कई बार बताया था कि लेकिन कितनों भी आदमी यहां बैठ के टॉर्च लेके एकदम देखते रहेगा, कभी महसूस कर पाएगा कि इसका बाल बढ़ रहा है? लेकिन बाल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तेजी से बढ़ रहा है ना? तो स्पष्ट रूप से उसी प्रकार से इस पर भी कोई ना ताकत कार्य कर रहा है। तो ई चट्टानमा पर ना, बेसाल चट्टान या लावा चट्टान पर हवा, पानी, प्रकाश इस पर काम करते रहता है, और उसको तोड़ते रहता है, और उसको चट्टान को तोड़कर बना देगा मिट्टी। क्या बनाएगा? तो प्यारे मैग्मा का रंग होता है काला। कैसा? तो चट्टान का रंग कैसा? तो काला। तो मिट्टी का रंग कैसा? दूध का रंग उजला होता है ना? तो छेना का रंग कैसा? काला होता है ना कि उजला? उजला। बिल्कुल सत्य है। तो उससे बनने वाले रसगुल्ला का कलर कैसा होगा? उजला। तो ऑटोमेटिक है, ए चुप, उसमें काला पीला रंग देकर बनता। बात समझिए। तो मिट्टी का कैरेक्टर क्या होगा? काला। इसलिए कर इसे काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल या रेगुड़ मिट्टी कहते हैं।
बेसाल चट्टान के टूटने या अपरदन के फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि इस मिट्टी का कैरेक्टर हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इस मिट्टी का जो जन्म होता है वो चट्टान से होता है। चट्टान सख्त वो कठोर होते हैं, इसलिए इस मिट्टी की प्रवृत्ति भी कठोर व सख्त होती है। इसलिए इसमें जल अवशोषण की क्षमता धीरे धीरे तो होती है, लेकिन ध्यान रखेंगे ज्यादा होती है। धीरे धीरे होती है लेकिन ज्यादा होती है। इसलिए ये मिट्टी गीला होने में ज्यादा समय लेगा और सूखने में भी ज्यादा समय लेगा। इसलिए जल अवशोषण या जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा कौन मिट्टी में है? कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी का एक अन्य नाम रेगुड़ को कपा। इसका निर्माण बेसाल चट्टान। कौन चट्टान? तो ई तो आप जान गए कि काली मिट्टी कौन चट्टान से? बेसाल चट्टान। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और कहता है भाई 121 के बाद 122। एक 122 में देखेंगे क्या है। सबको पता है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? बांग्लादेश और भारत। बांग्लादेश और जूट के लिए एक विशेष मैदान है गंगा। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का क्या भाई? डेल्टा। जहां बड़े पैमाने पर किसकी खेती होती है? जूट। किसकी? जूट। जूट कैसा है? रेशेदार। कैसा फसल है? रेशेदार। कैसा फसल है? रेशेदार फसल है, जिसे वाणिज्यिक फसल भी कहा जाता है। रेशेदार या क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक फसल। रेशेदार या वाणिज्यिक फसल याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा बांग्लादेश और कौन भाई? भारत। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। कहता है कि कॉफी भारत के किस राज्य में पैदा किया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। लेकिन सबसे ज्यादा कॉफी कहां? कर्नाटक। कहां पे? और कर्नाटक में एक पहाड़ी मैंने बताया था, बाबा बुदन। कौन पहाड़ी? बाबा बुदन की पहाड़ी याद रखेंगे। कॉफी उत्पादन के लिए किस राज्य में? कहां पे? कर्नाटक। कहां पे? कौन पहाड़ी? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहां है? कर्नाटक। कहां पे? कंफर्म ना? जबकि नॉर्मलाइज रूप से याद रखेंगे अन्य जगहों पर भी ध्यान रखेंगे आपका खेती होता है किसका? तो ध्यान रखिएगा आपका चाय का भी होता है और रबड़ का भी होता है तमिलनाडु और केरल में। केला, आम, लीची, सब्जी, फूल आदि फसल किस प्रकार की कहलाती है? बागानी। देखेंगे केला का भी एक विशेष बागान होता है, आम का भी बगीचा या बागान होता है, लीची का बगीचा बागान होता है, सब्जी और फूल के भी देखेंगे बागानी। तो ये सारे बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बागानी। केला, आम, लीची, सब्जी, फूल इत्यादि। इसके अलावा चाय भी। कौन भाई? चाय भी। चाय के भी बड़े बड़े बागान होते हैं। चाय के क्या होते हैं? तो चाय तो सबसे बड़ा याद रखेंगे वाणिज्यिक फसल है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसके मांग है, क्योंकि ध्यान रखेंगे चाय सालों भर इसका डिमांड है। अगर आप नॉर्मलाइज आप देखेंगे तो ये सारे के सारे लगभग प्रोडक्शन सारा देश करता है और सालों भर इसका मांग नहीं है। लेकिन चाय एक ऐसा पेय है जो ध्यान रखेंगे सालों भर 365 दिन हर एक घर में आपको चाय उपलब्ध होगा। है कि नहीं है? तो चाय की बात करेंगे। बिहार में दो पेय पदार्थ में सबसे, एक तो चाय और दूसरा याद रखेंगे तंबाकू। ये कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके की फैमिली का मेंबर जो ध्यान रखेंगे चाय और तंबाकू नहीं लेता है। ये बिहार में जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं पिएगा तो माथे धैले रहेगा, तंबाकू नहीं खाएगा तो बाथरूम में नहीं जाएगा। तो ये दोनों, तंबाकू तो स्वास्थ्य को लेकर है, डॉक्टर कहता है ये दोनों नहीं पीना है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन लोग कहता है कि नहीं हम ही खाएंगे तो फिर हमारा मामले गड़बड़ा जाएगा। इस लेकर ये दोनों पे कभी नहीं याद रखेंगे। पूरे बिहार, यूपी, पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लोग चाय और तंबाकू का उपयोग करते हैं। और
ये सदियों से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये 10-20 साल से, ये याद रखेंगे 100, 200, 300 साल से ये परंपरा चला आ रहा है कि नहीं है? लेकिन सदैव ध्यान रखेंगे कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट बात, हाँ, हम भी तुमसे ज्यादा हम अपने मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 को जो है ना जानते हैं, और हम भी लगातार दुबई से संपर्क में हैं। ऐसा मत आप लोग सोचिए, लेकिन थोड़ा सा हमारा मौलिक अधिकार है पढ़ाना आपका, है ना? तो पढ़ा देंगे, और उसके बाद जो है तो आपको जैसे आपको भी समय के हिसाब से हम भी हमको नहीं पता है, तो हमको पता है, और आपसे ज्यादा क्रिकेट में हम जो है ना रखते हैं, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम तो एक बैच को मैंने तो फाउंडेशन को मैंने छुट्टी कर दिया कि भाई कल अगर जो आ गया तो उसका तो खेला हम समाप्त कर देंगे। लेकिन ये सब आप लोग क्या है कि अभी आप लोग का जरूरत है, बात समझ गए ना? दोनों आपका जरूरत है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, तो इसलिए चलिए 2, 4, 5 क्वेश्चन और करेंगे, टाइम पर हम खुद छोड़ देंगे। साग सब्जियों की खेती के लिए क्या कहा जाता है? ट्रंक फार्मिंग। कौन फार्मिंग? अब पूछेगा, देखिए आप, ये बड़ा आ जाएगा कि ट्रंक फार्मिंग, तो ट्रंक फार्मिंग साग सब्जी, कौन सब्जी? तो साग सब्जी की अगर बात करेंगे, खेती करना क्या कहलाता है? ट्रंक फार्मिंग। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ट्रंक फार्मिंग का संबंध याद रखेंगे साग सब्जी से है। किससे भाई? साग सब्जी का संबंध याद रखें ट्रंक फार्मिंग से है। किससे है? ट्रंक फार्मिंग। जबकि ध्यान रखिएगा, इसके अलावे आपका 126 नंबर का सवाल देख लेंगे, कहता है रबड़, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना आदि कौन सी फसलें भाई व्यापार है कि नहीं है? जैसे रबड़, कौन सा? रबड़ का तो स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डिमांड है, तंबाकू भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डिमांड है, गन्ना का भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डिमांड है। इसके अलावे याद रखेंगे मिर्च और मखाना, तो ये भी याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसके भी डिमांड है। क्योंकि मसाले तो छोड़ दीजिए, पूरे खाड़ी देश को ध्यान रखेंगे, बड़े पैमाने पर भारतीय वस्तु निर्यात की जाती है, जिसमें ध्यान रखेंगे हल्दी से लेकर धनिया तो ये नॉर्मल मसाला हुआ, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पूरा का पूरा लगभग 10 से 12 खाड़ी देश को अकेले भारत देता है ना? और टोटल ध्यान रखेंगे खाद्यान्न, क्योंकि खाड़ी देश में सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, इराक और ईरान के पास ध्यान रखेंगे एक मुट्ठी चावल का प्रोडक्शन नहीं होता है, ना ही गेहूं का प्रोडक्शन होता है, ना ही दलहन का प्रोडक्शन होता। और अकेले जितना यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की राजधानी है, उससे ज्यादा वहां भारतीय लोग रह रहा है, और उसमें भी बिहार यूपी का दाल भात खाने वाला रह रहा है। बुर्ज खलीफा में जो काम हो रहा था, तो उसका 80% इंजीनियर से लेके मजदूर पूरा भारतीय था। तो ये सब खाता है, चावल दाल चोखा खाएगा, तो चावल भारत से जाएगा, आलू। तो बहुत बड़ा ध्यान रखेंगे। अभी देखेंगे आज दुबई के अंदर हो रहा है मैच होगा, तो यूएई और भारत या सऊदी अरब या कतर या बहरीन, ये भारत के फेवर में इसलिए रहता है क्योंकि वो जानता है कि हम तो सिर्फ उसको क्रूड ऑयल देते हैं, बाकी सब कुछ मजदूर से लेकर लेबर से लेके पूरा का पूरा हम भारत पर ही आश्रित हैं। इस लेकर सऊदी का याद रखेंगे सुल्तान मोहम्मद बिन सुल्तान, या यूएई का या कतर का या बहरीन का, वो याद रखेंगे एकदम भारत के सपोर्ट में रहता है, और भारत भी लगभग उसके सपोर्ट में रहता है। इस लेकर ध्यान रखेंगे आईसीसी जब भी मैच हो रहा है, तो सारा देश भारत के खड़े हो गया, साथ आ गया, बोला उधर नहीं होगा, जो सब होगा इधर होगा, है ना? तो ये भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति है, बात समझ रहे ना?
और इसमें ध्यान रखिएगा कि बड़े पैमाने पर इस देश को जाता है। अब ये सब मिर्च और तंबाकू ये सारे देश, पड़ोसी देश जो भी हैं, नियर देश हैं, उनको जाता है। और जो दूर में देश है तो उसको ध्यान रखेंगे, भारत उससे ध्यान रखेंगे, जैसे अमेरिका है या फिर फ्रांस है या फिर इटली है या फिर ब्रिटेन है, तो इससे बड़े पैमाने पर याद रखेंगे हथियार का डील भी करता है ना। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि व्यापार के दृष्टिकोण से ये सारे खाड़ी देश को ये सारा का सारा फसल जाता है, इसलिए कर इसे व्यापारिक फसल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? व्यापारिक फसल कहते हैं, ध्यान रखना है। चलो 30 तक कर देंगे, 19 फिर हड़बड़ाएगा कोई नहीं तो इनकाउंटर करेंगे हम। 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए, उसे किस नाम से जाना जाता? हरित क्रांति। कौन क्रांति? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन करना। क्या उत्पादन? देश की बड़ी आबादी के लिए, और अभी भी एक बड़ी आबादी के लिए। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय 38 करोड़ आबादी था, उस समय भी याद रखेंगे लोगों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी खाद्यान्न। और अभी भी ध्यान रखेंगे लोगों के लिए अनाज ही और खाने की आवश्यकता है। लेकिन अब डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा विकास हो गया कि धीरे धीरे हम लोग यहां तक पहुंच गए। आज आवश्यकता लगा कि नहीं भाई मोबाइल का है तो मोबाइल चलो ले ले, लेकिन क्या हमारे दादा या हमारा परदादा मोबाइल रखा था? उसको भी रोटी की आवश्यकता थी, अभी भी रोटी की आवश्यकता है, और अभी भी नीड रोटी की ही है। तो स्पष्ट रूप से खाद्यान्न की अगर बात करेंगे तो उस समय ध्यान रखेंगे हरित क्रांति लाकर मैंने 38 करोड़ आबादी के लिए अनाज मुहैया करवाया, जिसमें याद रखेंगे मैंने इससे पहले भी बताया था कि उन्नत बीज, कृषि यंत्र के अलावे नहर और सिंचाई का भरपूर याद रखेंगे डेवलपमेंट किया गया। और 38 करोड़ आबादी जो याद रखेंगे अनाज के लिए, आप पिछले अगर आप पुराने आदमी से आप पूछेंगे तो वो सीधा बोलेगा कि आज के 30-40 साल पहले अगर आप जाएंगे तो ध्यान रखेंगे नॉर्मल फैमिली को साल भर का अनाज नहीं मिल पाता था। और उस समय देश की आबादी 30 से 35 करोड़ था, और आज आबादी 1 अरब 50 करोड़ है। फिर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश है। अपने तो 1 अरब 50 करोड़ को खिलेबे करता है, साथ ही याद रखेंगे 50 करोड़ लोगों के लिए और अनाज उत्पादन करके विदेश भेजता है। तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उसका हरित क्रांति पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा, जिसमें मैंने खाद्यान्न उत्पादन किया। क्या उत्पादन किया? तो मदारी हम है रे कि थोड़ा सा डमरू बजा दिए तो ताली मार दो। कहां से आदत तुम लोग सीख गया? ध्यान सुनना है, ये देखो हमारा बोलना आदत है, समझाना हमारा आदत है। बीच में हाँ बहुत कुछ कभी कभी ठीक लगे तब, अब हर समय जो है थोड़ा सा हमको लगता है कि जो है ना बात समझो। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हरित क्रांति का प्रभाव से ही याद रखेंगे, और सबसे ज्यादा हरित क्रांति पर प्रभाव पड़ा गेहूं पर। किस पर? किस पर? इसके अलावे याद रखेंगे धान पर भी इसका असर पड़ा, और सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब में पड़ा। कहां? हरियाणा। कहां? उत्तर प्रदेश। कहां? क्योंकि हरित क्रांति में एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस था वो था चकबंदी। क्या था? अभी भी देखेंगे बिहार सरकार जो है सर्वे का काम कर रहा है, एक सर्वे का काम चल रहा है, और सर्वे का काम चल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि बिहार में थोड़ी सी मानसिकता भी गड़बड़ी है चकबंदी को लेकर, क्योंकि अगर घर के पास का जमीन है तो उसका रेट बहुत ज्यादा है, और दूर है तो उसका रेट कम है, तो चकबंदी में ये भी आड़े आया। लेकिन पंजाब में ऐसी बात नहीं है। पंजाब में लोग अपना मानसिकता को बदल लिए, और उन्होंने स्वतः, क्योंकि चकबंदी तभी हो सकता है, चकबंदी का मतलब होता है कि एक आपका अगर मान लीजिए कि आपको 2 एकड़ जमीन है, तो आप स्वेच्छा से अगल बगल से मिलाप करके आप एक जगह कर लीजिए, है ना। तो अगर इस तरीके से ध्यान, क्या हुआ? उस सबसे कुछ नहीं होगा, फिर भी जीतेगा।
चलो ध्यान दो, कुछ होगा बढ़िया होगा आज। तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के संबंध में सदैव ध्यान रखना है। चलो भाई, उत्तम बीज साइलेंट रहेंगे। उत्तम बीज चयन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? त्रिविधि तकनीक। क्या कहलाता है? उत्तम बीज चयन। अगर आप देखेंगे किसान उत्तम बीज का चयन करेगा तभी उसके फसल का प्रोडक्शन होगा, इस लेकर ऐसे विधि कहलाते हैं श्री विधि। क्या कहलाते हैं? तो श्री विधि तकनीक द्वारा हम ध्यान रखेंगे फसल के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। फसल के प्रोडक्शन को क्या करेंगे भाई? बढ़ा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात, जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्ती, छिलके को सड़ाकर क्या बनाया जाता है? जैविक खाद। क्या बनाया जाता है? सदैव ध्यान रखेंगे, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा? और ह्यूमस के साथ साथ जैविक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण ध्यान रखेंगे प्लांट का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, प्लांट ज्यादा ग्रोथ करेगा, प्लांट ज्यादा हरे होंगे। इस लेकर जहां पर आप देखेंगे कि सड़े गले गोबर खरपतवार का जिस खेत में प्रयोग किया जाता है जैविक उर्वरक या जैविक खाद, वहां के पौधे हरे भरे और डेवलप ज्यादा करते हैं और उन्हें आर्टिफिशियल या कृत्रिम खाद की आवश्यकता कम होती है। इस लेकर ध्यान रखेंगे कि जैविक खाद, ध्यान रखिएगा, जैविक खाद का उपयोग करके हम स्वस्थ कृषि के साथ साथ मिट्टी के उर्वरा शक्ति को भी हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। वही है जिस प्रकार से न्यूट्रिशन के लिए हम फ्रूट्स और मिल्क लेंगे, और याद रखेंगे अगर एक्स्ट्रा अगर ये सब उपलब्ध नहीं है तो मल्टीविटामिन डॉक्टर से लेते हैं। तो यूरिया है मल्टीविटामिन है, बड़ा तेजी से फायदा तो कर लेगा लेकिन बड़ा तेजी से घाटा भी करेगा। और जैविक खाद क्या है? वो मिल्क और याद रखेंगे फ्रूट्स है। तो मिल्क और फ्रूट याद रखेंगे जैविक खाद हो गया प्लांट के लिए, ये फायदा भी करेगा और हानि भी नहीं करेगा। जैसे जैविक खाद प्लांट के लिए डेवलपमेंट और विकास भी करेगा और मिट्टी को याद रखेंगे हानि भी नहीं पहुंचाएगा। जबकि यूरिया का प्रयोग से याद रखेंगे फसल का प्रोडक्शन तो हो जाएगा लेकिन मृदा का याद रखेंगे ह्रास होगा, मृदा पर उसका असर पड़ेगा। इस लेकर जैविक खाद और याद रखेंगे आर्टिफिशियल खाद में क्या है? अंतर है। और लास्ट सवाल आज के सेशन का, क्या खत्म हो जाएगा? अच्छा ठीक है। भारत के किस स्थान की चाय विश्व में सर्वाधिक मांग है भाई? दार्जिलिंग। कहाँ? क्या? दार्जिलिंग का चाय का मांग दुनिया भर में ज्यादा स्वादिष्ट होता है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल कौन भाई? तो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का चाय दुनिया भर में याद रखेंगे इसका क्या है? अंतरराष्ट्रीय मांग है, क्योंकि ये स्वाद में क्या होता है? बेहतर है। कहाँ का? दार्जिलिंग का। कहाँ का भाई? दार्जिलिंग का। ध्यान रखिएगा। और 31 में क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन चीन। कौन करता है? दूसरे नंबर पर भारत। कौन करता है? भारत के बाद है श्रीलंका। कौन भाई? श्रीलंका के बाद ब्राजील। कौन सा? और ब्राजील के बाद याद रखेंगे केनिया भी चाय का उत्पादन करता है, लेकिन दूसरा है भारत। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन प्यारे करता है आसाम। कौन करता है? तो भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन आसाम। कौन करता है? और दुनिया में कौन करता है? चीन। कौन करता है? और चीन के बाद कौन है? भारत। कौन? लेकिन सदैव ध्यान रखिएगा कि यहां पर कि चीन के बाद भारत। कौन? और भारत के बाद कौन? और श्रीलंका बगल में। याद रखेंगे चाय का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है, कभी कभी ये भारत से ज्यादा चाय बेच लेता है, लेकिन चूंकि भारत जितना चाय उत्पादन करता है उसका ही 20 से 30% मात्र चाय उत्पादन करता है। लेकिन बात यह है कि भारत की 1 अरब 50 करोड़ आबादी
जितना चाय पीता है उतना श्रीलंका 3 साल में चाय का उत्पादन करेगा। और उसमें भी बिहार, ये तो बेवकूफ कहीं का कमंडल से पीता है। बात समझे? डिफरेंस बिटवीन चाय एंड चाह। भारत में 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक शहर में है जो चाय पीता है और चाय कप में पीता है, और गांव के लोग चाह पीते हैं। चाह मतलब होता है चाहत, और चाहत का मतलब होता है जितना मन हो उतना। इसलिए कर गांव में जो वृद्ध व्यक्ति देखेंगे वो कमंडल में रखेगा और गिलास से पिएगा। बात समझे? बाकी इस पर बाद में टिप्पणी होगी। और 132 एक क्वेश्चन और करेंगे आपका, है ना? 132 प्यारे ध्यान रखिएगा। कहता है कि भारत की चाय को किसने ब्रिटेन के बाजारों में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रॉबर्ट ब्रूस। कौन? ये 1823 में। 1800 कंफर्म ना? आज का सेशन यहीं तक रहेगा, है ना? क्या? चलिए आराम से निकलेंगे।